उसके बाद हमारा है निर्देशन के सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब है कि जब भी हम निर्देशन करते हैं तो हमें किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। माने उन बातों का हम ध्यान अगर रखेंगे तो जो निर्देशन हमारा है फंक्शन वो हमारा अच्छी तरह से हमारा किया जाएगा। और वो कौन कौन से हैं जी? पहला है अधिकतम योगदान का सिद्धांत। जब भी हम निर्देशन करते हैं हम ये ध्यान रखें कि उसमें सभी जो कर्मचारी हैं उनका पार्टिसिपेशन हो। सभी कर्मचारी जो हैं, निर्देशन तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से नीचे तक की तरफ जा रहा है, उच्च अधिकारी नीचे वाले को आदेश देता है। लेकिन इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो उसमें नीचे वाले का कोई योगदान है ही नहीं, ऊपर वाले ने कह दिया ये काम करना है। और एक क्या है कि दूसरा ये है कि जो ऊपर वाला है वो उसको शामिल कर ले कि देखो अगर इस तरह से करेंगे तो हमारा सही हो जाएगा ना। वो भी अगर कंसेंट दे देता है, हमारी सहमति दे देता है अपनी, तो वो काम को ज्यादा लगन के साथ ही करेगा, है कि नहीं? तो इससे सिद्धांत ये बनता है कि जब भी हम निर्देशन करें तो हम इस चीज का ध्यान रखें कि सभी का उसमें योगदान हो, सभी का काम में भी, कार्य में भी सभी का अधिकतम योगदान हो। ऐसा ना हो कि किसी को हम बिल्कुल जो है शामिल ना करें। नेक्स्ट हमारा है उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत। उद्देश्य बच्चों हमने पढ़े थे, दो तरह के उद्देश्य हमारे हो सकते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने। एक हमारे संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं और एक हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठन के उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठन का उद्देश्य है लाभ अर्जित करना, और जो व्यक्तिगत उद्देश्य में हम कर्मचारियों की बात कर रहे हैं उनका उद्देश्य भी अधिक सैलरी प्राप्त करना। और ये जो दो उद्देश्य है ना, है तो एक ही है लेकिन इनको अलग अलग मान लिया जाता है और यही झगड़े का कारण बनता है। जो अधिकारी है वो सोचता है कि मेरा उद्देश्य लाभ कमाना है, कैसे भी माने लाभ मेरा ही है, लाभ पे कर्मचारियों का कोई हिस्सा उसमें नहीं है। कर्मचारियों से ज्यादा मैं काम करवाऊंगा, कम से कम उनको मैं पारितोषिक दूंगा, तभी मुझे ज्यादा लाभ होगा, उस लाभ सारा का सारा मेरे पास रहेगा। ये संगठनात्मक उद्देश्य माना जाता है प्रबंधकों द्वारा ज्यादातर। और जो कर्मचारी हैं वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि सारा काम हम ही करते हैं, सारा काम हम ही करते हैं, तो एक तो लाभ का हिस्सा हमें बोनस के रूप में दिया जाना चाहिए, सैलरी बहुत ज्यादा दो हमें, लाभ में से भी हिस्सा दो हमें, और काम भी थोड़ा हमसे कम करवाओ। वो ये सोचते हैं। तो दोनों का विपरीत हो गया, एक काम ज्यादा लेना चाहता है, एक काम कम करना चाहता है। यही झगड़े का कारण। लेकिन अगर निर्देशन होगा, कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में अगर बातचीत होती रहेगी, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के जो है उद्देश्यों की कदर करेंगे, माने संगठन जो है वो अपने बारे में ना सोचकर अगर अपने कर्मचारियों के बारे में सोचेगा कि मेरे कर्मचारी कैसे खुश रहे, कर्मचारियों को कैसे पारिश्रमिक ज्यादा मिले, उनको कैसे आराम मिले, तो डेफिनेटली कर्मचारी भी ये सोचेंगे कि संगठन का फायदा कैसे। और दोनों जब एक दूसरे के बारे में सोचेंगे ना तो दोनों का फायदा, माने अगर कर्मचारी संगठन के बारे में सोचें भी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है, तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा तो उनको ज्यादा सैलरी मिलेगी उत्पादन के आधार पे, लाभ भी ज्यादा होंगे, है कि नहीं? और अगर अधिकारी कर्मचारियों के बारे में सोचेंगे तो कर्मचारी ज्यादा विप्रेरित होंगे, ज्यादा मन लगा के ज्यादा अच्छा काम करेंगे, तो दोनों का हमारे टारगेट पूरे हो जाएंगे। ये निर्देशन के द्वारा ही संभव है। आगे इसकी एकता का सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल्स आपने पढ़े थे फेवर के। आदेश एक ही अधिकारी से आने चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा अधिकारियों से अगर आएंगे आदेश भी कहें और निर्देश भी, तो कंफ्यूजन हमारा पैदा हो सकता है। तो निर्देश देते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक से ज्यादा जगह से कर्मचारियों के पास आदेश ना। नेक्स्ट हमारा निर्देश पद्धति की उपयोगिता का सिद्धांत। निर्देश देने के कई हमारे तरीके हो सकते हैं, कई मेथड हमारे हो सकते हैं। अलग अलग संगठन अलग अलग तरह के मेथड प्रयोग करते हैं। इसमें अभी प्रेरणा से हो सकता है, नेतृत्व के कई सारे तरीके हो सकते हैं, हमारे संदेश मार्ग के तरीके हो सकते हैं। तो उन सभी में से हम ये देखें कि हमारे लिए उपयुक्त कौन सा, हमारे लिए कौन से का ज्यादा महत्व है, वही तरीका हम क्या करें। जैसे कि आज की बात करें तो लाइव क्लास के दो तरीके हमारे हैं, एक तो वीडियो बना के भेज दें, दूसरा है कि जूम पे लाइव क्लास ली जाए। काफी सारे स्कूल, ज्यादातर प्राइवेट स्कूल जो है, अच्छे अच्छे स्कूल वो कर रहे हैं इस तरह से, जूम क्लास भी ले रहे हैं। लेकिन अब अगर मान लो यही चीज क्या हर जगह लागू हो सकती है?
जैसे अब क्लास में मान लो जूम क्लास में, अब जूम क्लास लूं तो क्या सारे के सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास दिन में फोन रहता है? नहीं रहता है। तो उस जूम क्लास का कोई भी बेनिफिट नहीं। ऐसी जगह जहां पे बच्चों के पास रिसोर्सेज भी हैं तो वहां पे ऐसी चीजें की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे संस्था की परिस्थितियों के अनुसार कौन सी विधि हमें प्रयोग करनी चाहिए। प्रबंधकीय संदेशवाहन का सिद्धांत, मैंने बताया था संदेशवाहन माने संदेश को भेजना। ऊपर से आदेश जाएंगे नीचे की तरफ और नीचे से सुझाव और इसके साथ साथ समस्याएं आएंगी। तो इस संदेशवाहन पे हमारा जो है वो निर्देशन पे ही निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा है अनौपचारिक संगठन का प्रयोग करना। अनौपचारिक हमने पढ़े थे, ये भी संगठन के हमने प्रकार पढ़े थे, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जैसे मैंने बताया भी था कि भी मान लो मैं जो है क्लास इंचार्ज हूं, ठीक है, और मेरी क्लास को अलग अलग सब्जेक्ट टीचर पढ़ाते हैं, अलग टीचर, तो मेरा उनका जो रिलेशन है वो विषय अध्यापक है और मैं उनका कक्षा इंचार्ज हूं। ये जो संबंध है इसको औपचारिक कहते हैं, औपचारिक संबंध। जैसे हम और प्रिंसिपल सर, हमारे बीच में जो यहाँ स्कूल में जो संबंध है वो क्या है? हमारा औपचारिक संबंध। कई बार क्या होता है कि औपचारिक संबंध में ना आदमी थोड़ा सा झिझक मानता है, बातें बता नहीं पाता अपनी समस्या को खुल के। तो संगठन क्या करते हैं? औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक संगठन का भी प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं भी, कहीं कोई बाहर पार्टी कर दी, कहीं घूमने चले गए, वहां पार्टी कर दी, वहां आराम से सभी वहां पे दोस्त हैं, बातें कर रहे हैं, तो उस चीज में जो है वो क्या कर सकते हैं? आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे संगठन आजकल इस तरह से करने लग गए हैं, ठीक है। जैसे मान लो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में है, हमेशा एक गैप बना रहता है, स्टूडेंट्स घबराते रहते हैं टीचर से, कुछ पूछा तो उधर क्या हो गया। तो कई सारे ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे स्कूल हैं, वो क्या करते हैं, वो जैसे मान लो मैच करवा दिया, उसमें स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलके जो है वो खेल रहे हैं। तो इस तरह से अगर करेंगे तो आपस में उनके रिलेशन अच्छे डेवलप होंगे और बातचीत अच्छी होगी। वही इन्होंने यहाँ पे कहा है कि हमें अनौपचारिक का भी प्रयोग करना चाहिए। नेतृत्व का सिद्धांत, नेतृत्व क्या होता है? लीडरशिप बोलते हैं इंग्लिश में इसको, लीड करना। नेतृत्व एक ऐसी कला है कि जिसमें आप जो चीज अपने से नीचे वाले से करवाना चाहते हैं वो खुशी खुशी उस चीज को कर देता है, खुशी खुशी कर देता है उस चीज। वरना आप इसका हालांकि बहुत पीछे भी जा सकते हैं हमें, लेकिन अगर पीछे ना जाए, बिल्कुल नजदीक में ही हम रहे, तो कुछ साल पहले जो है एक करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था। अन्ना हजारे का नाम मेरे ख्याल से आपने सभी को याद होगा, अन्ना हजारे का नाम। अन्ना हजारे जो है महाराष्ट्र के एक गांव से थे और वो इसमें नेता बने थे, वो लीडर बने थे। और उनके कहने के बाद लोग अपनी नौकरियों से छुट्टी ले लेके कई दिन तक जो है वो रामलीला मैदान है दिल्ली में, वहां पे जो है वो बैठे रहे थे, उन्होंने आंदोलन माने लोगों ने अपना काम छोड़ के उनकी बातें सुनी। ऐसे ही हम भूतकाल में जो है हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, भगत सिंह की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने तो ये कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। माने लोग अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। तो इसको नेतृत्व कला ही कहते हैं। क्या किसी के भी कहने से हम ऐसे कर देंगे क्या? नहीं ना। तो जिसमें ऐसा गुण होगा उसी की बात हमें। लास्ट हमारा लगातार अनुसरण का सिद्धांत। फिर हमने निर्देशन तो कर दिया, हमने अपने कर्मचारियों को बता तो दिया क्या करना है, कैसे करना है, बार बार उन्हें उसके बाद लगातार हम देखेंगे भी कि वो उसका अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उसको फॉलो करेंगे नहीं कर रहे। ये सिद्धांत थे। लास्ट टॉपिक हमारा है इसके तत्व कौन कौन से हैं? 4 तत्व हमारे हैं, आगे चैप्टर्स भी पढ़ेंगे हम। ये चारों के चारों चैप्टर्स हैं हमारे आगे। पहला है पर्यवेक्षण, सुपरविजन। जो सबसे नीचे लेवल पे हमारे जो कर्मचारी काम करते हैं ना, उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं और उनके ऊपर एक अधिकारी नियुक्ति कर दिया जाता है, जिसको हमें पर्यवेक्षक कहते हैं, सुपरवाइजर कहते हैं। ठीक है, उसका काम क्या है? वो देखता है कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उसको सुलझाता है। इसके अलावा वो काम कैसे कर रहे हैं वो चेक करता है, मशीनें ठीक है कि नहीं है ये चेक करता है और उनके काम को ठीक करवाता है। मान उनके कार्य को देखता रहता है।
पर्यवेक्षण, सुपरविजन, सुपर माने सबसे अच्छी, विजन माने दृष्टि, देख रेख करता रहता है कैसे काम करें कैसे। उसके बाद संदेश वाहन, कम्युनिकेशन माने विचारों का, भावनाओं का, तथ्यों का आदान प्रदान। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ बताऊं या आप लोग मुझे कुछ बताओ, मैं आपसे कुछ पूछूं, तो ये जो है इसको क्या कहेंगे, हमें संदेश वाहन हम कहेंगे, कम्युनिकेशन कहेंगे। इसके बाद नेतृत्व, मैंने अभी बताया ही कि नेतृत्व जो है वो क्षमता है, वो कला है अधिकारियों की, कि जिससे अधीनस्थ वही कार्य करने के लिए तैयार हो जाए बगैर किसी जो है विरोध के, जो कि अधिकारी उनसे करवाना चाहते हैं। और लास्ट हमारा क्या है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मैंने बताया था कि दो तरीके हैं, पैसे से मौद्रिक का हमारा उसका है, और बगैर पैसे के, दोनों तरह से हम कर्मचारियों को हम अभिप्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि अपनी पूरी 100% क्षमता का प्रयोग करें और संगठन का उत्पादन क्या हो जाए। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हमने एक कर लिया है निर्देशन का। अब इसके बाद हम इसके तत्व पढ़ेंगे 1 by 1। नेक्स्ट जो है हम अगली वीडियो में पर्यवेक्षण के बारे में जानेंगे। 17